फिर याद है किसी को कि ये भी स्वाहा है? हाँ, पगला गया है क्या? सर्कुलर लूप की वजह से निकालने के लिए कल बताए थे मैंने तुमको। सर्कुलर लूप की वजह से एक मेथड मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिया और उसको मैंने दूसरे एक डायग्राम बनाया हुआ था और बोला था कि ये डायग्राम को थीटा का वैल्यू निकाल करके लाना। मैं कल कॉपी चेक करूंगा भी बोला। कुछ याद आया? मेरे को बेसिक चीज याद आ रहा। कल मैं बोला था कॉपी चेक करूंगा, पैदल है क्या? तो और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने तुमको बताया हुआ था उसमें से थीटा का वैल्यू लेकर के आना है बोले तो वो भी नहीं लाए होगे। हाँ हाँ, उसी के तुम लोग का दुर्दशा है भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो तो कल तक का हम लोग का जितना टॉपिक हुआ था यहां से आगे के क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा है नहीं, मुश्किल से 6 क्वेश्चंस है। पहले तो मैं तुम लोगों को एक दो चीजें कल के छूटे हुए को बता देता हूं ताकि थोड़े मोड़े जो कॉन्सेप्ट छूटे हुए रहेंगे वो भी हो जाएगा। और साथ में कल हम लोगों ने टोटल कितने केसेस देखे हुए थे? आखिरी में 3 केसेस, एक केस छूट गया था। ठीक, एक केस छूट गया था, आज उसको मैं फिर बता दे रहा हूं, उसी के नीचे में उसको चिपका लो। ठीक है, और एक फैक्ट बताऊंगा, उसके बाद सीधा उतरेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स। देखो ध्यान से, हम लोगों ने तो एक्सियल पोजीशन पे किसी भी एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा ये निकालना कल सीखा हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो पहले मेरे को ये बताओ एक्सियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आया? म्यू नॉट बाई 4 पाई। फिर याद है किसी को कि ये भी स्वाहा है? हाँ, पगला गया है क्या? सर्कुलर लूप के वजह से जो निकालने के लिए कल बताए थे मैंने तुमको, सर्कुलर लूप के वजह से एक मेथड मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिया था और उसको मैंने दूसरे एक डायग्राम बनाया हुआ था और बोला था कि ये डायग्राम को थीटा का वैल्यू निकाल करके लाना। मैं कल कॉपी चेक करूंगा भी बोला था। कुछ याद आया? मेरे को एक एक चीज याद आ रहा। कल मैं बोला था कॉपी चेक करूंगा, पैदल है क्या? तो और यहाँ पे जो डायग्राम मैंने तुमको बताया हुआ था उसमें से थीटा का वैल्यू लेकर के आना है बोले तो वो भी नहीं लाए होगे। हाँ हाँ, उसी के बेसिस पे ही निकलेगा वो। हाँ, बीच में 90 डिग्री हुआ एक तो फॉर्म हुआ ही है। ठीक, तो 90 को उसमें से सब्ट्रैक्ट करके ही निकाला जाता है। ये मैं 11th में तो 2-3 बार इसको ये कॉन्सेप्ट बताता हूं क्योंकि वो वर्क पावर एनर्जी वाले क्वेश्चन में जब फोर्स का निकालना रहता है वहां पे भी थीटा को मोस्टली केसेस में ऐसे ही उसको रिजॉल्व किया जाता है और वैल्यू निकाला जाता है। तो अब वो तुम लोग चेहरे से पता चल रहा है कोई कॉपी भी नहीं खोला था घर में, तो कल के लिए देख लो करके आ जाना, नहीं तो फिर तुम्हारी जवाबदारी है। ठीक है, क्वेश्चन वहां से भी उठा सकता है। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या आया था भाई बताओ जल्दी? इसके बाद 2 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इतना आया था कि और कुछ आया था? देखो, हाँ, यहाँ पे आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर भी था क्योंकि एक आर पहले बचा हुआ था और बाद में फिर 2 पाई आर का आर आएगा। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर भी बच गया वहां पे। आगे बढ़े, देखो, तो अब ये जो बी एक्सियल का वैल्यू आया हुआ ये वैल्यू तुमको याद रखना है। जो 4th नंबर केस है यहां पे हम लोग दो अलग अलग पोजीशंस पे दो सर्कल में कंडक्टर्स लेंगे, ऐसे समझो। एक हो गया ये, एक हो गया मान लो ये दो अलग अलग पोजीशंस पे आ गए। इन दोनों ही सर्कुलर वायर के वजह से किसी एक तीसरे बाहर के पॉइंट पे, मान लो इस वाले पॉइंट पे निकालना है, तो इस वाले पॉइंट पे इन दोनों के वजह से लगने वाले नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को एक बार एक तरीके से हो ही चुका है समझो। इसके वजह से ये मान लो एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक, तो इसके वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा, यही वैल्यू प्रोवाइड करेगा और उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा? इधर हो जाएगा। इसको मान लो अभी के लिए B1, इसके वजह से B1 लगने वाला है और डायरेक्शन हो जाएगा उस साइड में। ठीक है, दूसरा इसके वजह से इसी पॉइंट पे अभी अब एक्सियल लोगे तो ये इसका सीधा जाएगा भाई उधर, तो इसके वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? उतना ही। अगर ये तुम्हारा
सर्कल का रेडियस सेम, अगर इसमें फ्लो होने वाले करंट का अमाउंट सेम, तब के केस में B1 और B2 के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन अभी के लिए डिफरेंट ही समझ लो, इसको मान लो B2, इसके वजह से जो B2 इंपोज होगा वो इधर लगेगा, B2 उधर। समझ में आ गया, क्लियर? तो बी नेट कितना होगा, अंडर रूट आएगा भाई, वेक्टर सम होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा ये B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 कॉस थीटा आएगा। कॉस थीटा बोलने का मतलब इनके बीच का एंगल कितना डिग्री, 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो वो गया खत्म, आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे B1 प्लस B1 स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ये समझ में आया, ये समझ में आया। सेम वैसे ही केस बनेगा जैसा हम लोगों ने कल ये वाले के लिए निकाला था, बट कल जो निकाले थे हम लोगों ने सर्कुलर वायर के सेंटर पे निकाले थे, और आज जो निकाल रहे हैं इसी सर्कुलर वायर के एक्सियल पोजीशन पे निकाल रहे हैं। क्लियर, क्लियर? तो पिछले वाले में, कल के केस में जो फॉर्मूला यूज करोगे वो सर्कल के सेंटर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और ये एक्सियल पोजीशन का आया, तो एक्सियल पोजीशन के लिए तुमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस वाले सर्कल के लिए इसको B1 ले लेना, और दूसरे वाले सर्कल के लिए इसको B2 ले लेना। क्लियर? एक का डायरेक्शन सीधा जा रहा है तो दूसरे का डायरेक्शन ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का है, तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, नेट बी जाएगा, इनके बीचों बीच से जाएगा, जाएगा। समझ में आया? तो बी नेट का वैल्यू जो है ये तुमको प्रोवाइड करेगा बी नेट, ये बी नेट आ गया। और डायरेक्शन इसको अगर अल्फा मान लोगे तो डायरेक्शन tan अल्फा से निकालोगे फिर। अरे वेक्टर सम पता है कि नहीं है भाई, वेक्टर सम पता है ना, और फिर डायरेक्शन निकालने का तरीका भी पता होगा। अरे कैसे चेहरा बना रहे हो, किसी को नहीं पता है क्या? ये अगर दो वेक्टर लिए ये, तो ये तो होता था थीटा, ये क्या होता था, थीटा। अरे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या होता था, थीटा। वेक्टर सम करते थे तो क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक इसको ऐड करोगे, तो ये तो तुम्हारा ऐड वेक्टर एडिशन करके दे देगा, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी बताएगा। डायरेक्शन कौन बताने वाला है, यहाँ का अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू फिर कैसे निकालते थे, tan अल्फा से। आया कुछ याद? ठीक है, तो वही वैसे ही निकालना है वहां से तुमको, डायरेक्शन का वैल्यू मतलब एंगल का वैल्यू। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए करोगे क्या, सीधा सीधा tan अल्फा ले लेना, सीधा क्या ले लेना है तुमको, tan अल्फा ले लेना है। अब मान लो इस बेस का वैल्यू आया हुआ है 3, फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, बेस का वैल्यू आया हुआ है 3, परपेंडिकुलर का वैल्यू आया हुआ है 4, तब के केस में tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब इसका तो तुमको एंगल पता है नहीं कि 4/3 कितना वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है। इस केस में करना क्या, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 लिख करके छोड़ के भागाना। आया बात समझ में? वो क्या बता रहा है, तुम्हारे डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड कहां से आएगा, इन दोनों ही B1 B2 के वेक्टर सम से। क्लियर? फोर्थ केस समझ में आ गया? अगर ये B1 और B2 दोनों आपस में इक्वल होंगे तब के केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, B√2। कब के केस में, जब B1 इज इक्वल्स टू B2 इज इक्वल्स टू B, तब बी नेट का वैल्यू तुम्हारा B√2 आ जाएगा। क्लियर? समझे? उतारो, फोर्थ केस है ये, 3 केसेस देखे हुए थे, फोर्थ नंबर केस, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। समझ में आया पूरा कि लिखूं, लिख लोगे ना, लिखो। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं भाई, फिर समस्या हो जाएगा। केस क्या है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन ऑफ 2 सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। Two circular current carrying conductors placed at different positions.
प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, तब के केस में पहले वाले सर्कल की वजह से अगर B1 लग रहा होगा तो बी नेट में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, तुम लोग उससे बना लेना अपने वर्ड्स में जो लिखना चाहो। बी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा √B1² प्लस B2² प्लस 2B1B2 90 डिग्री, वो काट करके सिर्फ इतना ही बचने वाला होगा वहां पे। और अगर स्पेशल केस बनाना चाहो तो ये बना सकते हो, इफ B1 and B2 आर इक्वल देन B नेट इज इक्वल टू B√2। if B1 is equals to B2 is equals to B, then B net is equals to ये हो जाएगा B√2। हो गया सबका। अब बायोसेवर्ट का एक हम लोग का कॉन्सेप्ट छूटा था, थोड़ा सा है, एक लाइन का है, समझ लो पहले फिर लिखना, इजी है वैसे भी जान लोगे। ये जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन लिए, ठीक है, इसमें मैं मान लो करंट आई में फ्लो करवा रहा हूं, यहां से अगर किसी एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो कितना वैल्यू आता था, dB इज इक्वल्स टू आइडियल साइन थीटा। क्या आता था, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, आधा था ना पूरा, आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, वहां से आइडियल साइन थीटा ये आता है, तो थीटा पे डिपेंड करता है वैल्यू, ठीक है। अगर मान लो ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया, ये थीटा का वैल्यू 0 हो गया, तो पॉइंट ये जो P दिख रहा है ये कहां पे आएगा मेरे को बताओ। थीटा का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो पॉइंट P जो है ये कहां पे आएगा, आएगा ना वायर के ऊपर में। वो कहां पे आएगा, वायर के ऊपर। अरे या तो ये आगे आएगा या पीछे आएगा या इसी के ऊपर में आएगा। मान लो ये खिसक करके सरक करके यहाँ आया, इसको मैंने ऐसे सरका दिया, 0 डिग्री कर दिया, सरक करके यहाँ आ गया, तो ये वायर के लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब ध्यान दो, इस वाले पॉइंट पे हम लोग इस स्ट्रेट वायर में आई करंट जब फ्लो हो रहा था तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। अब यही पॉइंट में से थीटा का जो वैल्यू है कितना बन गया है, 0, तो ये पॉइंट कहां पे आ जाएगा, इसी लाइन के आगे पीछे या लाइन के ऊपर में, ठीक है। अब के केस में थीटा का वैल्यू कितना है, अगर पॉइंट यहां पे आ गया, लाइन के ऊपर में बोलो या इससे आगे बोलो या इससे पीछे बोलो, तब के केस में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई जो भी है आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई जो भी, अभी उसको स्किप मारो, साइन थीटा आया, थीटा का वैल्यू 0 मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बायोसेवर्ट लॉ के हिसाब से तब 0 हो जाता है जब कंडक्टर के वजह से किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, और वो जो पॉइंट है वो उसी कंडक्टर के स्ट्रेट लाइन के रास्ते में आता हो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब जैसे स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, एक ध्यान देना, जैसे ये मैंने वायर बनाया, पॉइंट ए बी घूम करके आया सी और पॉइंट डी, और यहां पे क्या आ जाएगा, मान लो पॉइंट ओ। क्लियर इतना। अब इस वायर में जाएंगे तो क्योंकि बायोसेवर्ट लॉ हम लोग को एक एलिमेंटल पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका बताता है। अब ये पूरे वायर को हम लोग घुमा करके तो एक बार में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वाले सेक्शन के लिए, ए से लेकर के बी वाले सेक्शन के लिए। तो देखो ये जो पॉइंट है ये इसी लाइन में आ रहा है, आ रहा है, तब के केस में इस वाले लाइन के लिए ये जो रहेगा, ये पोजीशन थीटा का वैल्यू कितना प्रोवाइड करेगा, 0 डिग्री। तो इस लाइन के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। सेम वही इस वाले लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोगों को जब इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया जाएगा तब के केस में हम लोग इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट के लिए। आया समझ में बात, सिर्फ किसके लिए निकालोगे, जो घुमा हुआ पार्ट है उसके लिए। और इसके लिए निकालना कल मैंने तुमको बता दिया था, सर्कल के केस में सारे वैल्यूज क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल क्या बचता है, लेंथ, ठीक है। अरे बोले थे ना कल कि अगर पूरा सर्कल लेगा तो 2 पाई आर ले लेना, आधा सर्कल लेगा तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 ले लेना। ये तुमको कितना दिख रहा है, पैदलो 3/4 ऑफ अ सर्कल दिख रहा है कि नहीं है, तो 3/4 ऑफ 2 पाई आर, ये 1/4 चला गया। तब के केस में जो लेंथ होगा
एल का जो वैल्यू रखोगे उसके जगह पे कितना पुट करोगे, 3/4 इंटू 2πr। क्लियर, समझ में आएगा अब? ठीक है, बस ये था भाई इसका एक कॉन्सेप्ट, एक छूटा हुआ था इसमें से कि अगर उसी लाइन में आ रहा होगा, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री कर देते हैं तो वैल्यू तुमको 0 बनाना होता है। ठीक है, लिखो इसको भी एक लाइन में लिख लो जल्दी। बायो सेवर्ट लॉ का ये रूल ही है, समझ लो। हो गया भाई आज का भी क्लास। ठीक है, फिर चलो आगे का कंटिन्यू करते हैं उसका न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा, सारे टॉपिक्स हो गए इतने तक के पूरे कवर, जितने भी फॉर्मूले से सब लिखवा दिया गया है। अब दिमाग लगा लगा करके तुमको क्वेश्चन, दिमाग क्या लगा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा, ये भी नहीं बन पाएगा तो फिर छोड़ देना और दिहाड़ी में भाग जाना सीधा सीधा। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पहले वो तो देखो भाई, पहले क्वेश्चन दिख रहा है, विजिबल है, पढ़ा जा रहा है? हाँ तो पढ़ा रहा है तो पहले पढ़ो। अ वायर शोन इन फिगर कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, 10 एम्पियर का करंट ले रहा है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ गिवन दैट रेडियस द बेंट कॉइल इज 3 सेंटीमीटर। किसी को समझ में आया कुछ? अब भी इसको एक्सप्लेन किया हूं, अब भी क्लियर? निकालो निकालो, बी का वैल्यू कितना आएगा, निकालो। अच्छा चलो तो देखें कितना आंसर ला पा रहे हो। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कौन सा वाला? उतने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई, ये तेरे को सर्कल दिखा, पूरा लेगा तो सर्कल दिखेगा। ओ पॉइंट सर्कल के कहां पे प्रेजेंट, सेंटर पे। तो एक सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आई डिवाइड बाई आर होता है। बस वही फॉर्मूला चिपकाना, क्योंकि इस सेक्शन की वजह से और इस सेक्शन की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0। ठीक है, तो बचा है खाली ये सर्कुलर पोर्शन, मतलब कर्व्ड पोर्शन। तो इसके लिए हो क्या जाएगा, ऐसे लेबलिंग कर सकते हो, ए बी, इसको सी और इसको डी ले लिए। फॉर फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ, फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ बोल क्या रहा है, बायो सेवर्ट लॉ कि स्ट्रेट लाइन के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले, अभी लिख लो, अभी ये हो जाएगा ड्यू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी एंड सी डी। एट ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ के हिसाब से हम लोगों ने लिख लिया न, ये हुआ। तो एट ओ इज इक्वल टू 0 आ गया, तो बचेगा क्या, बाकी हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा बचे हुए कर्व्ड पार्ट के वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू कर्व्ड पार्ट इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला यूज करो, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 पाई आई डिवाइड बाई आर। 2 पाई आर होता था, ठीक, तो 2 पाई आर और नीचे का आर स्क्वायर, तो वो आर और ये आर कैंसिल होकर नीचे में आर बचता था। ये फॉर्मूला लिखवाया है भाई, पीछे में लिखे हुए हो, सब लिखे हुए हो। वहां पे जब हम लोगों ने, अरे अभी तो ये चिल्लाई थी ये फॉर्मूले को, बोली नहीं थी कि म्यू नॉट डिवाइड बाई, यहां से क्या जाएगा ये आई और डिवाइड बाई 2 आर। तो यहां से ये कैंसिल करके इसको 2 आर लिखे थे हम लोगों ने फॉर्मूले में, लेकिन यहीं से लेकर के उसको आगे बढ़ाए थे। और मैं अभी तुमको बोला कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले रहोगे म्यू नॉट बाई 4 पाई को कैंसिल मत करना, इसका वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ कैंसिल कर दोगे तो फिर इसका वैल्यू नहीं रख पाओगे। डेरिवेशन करने के टाइम पे इसको कैंसिल आउट करके फाइनल आंसर तक पहुंचा देना, लेकिन न्यूमेरिकल्स के टाइम पे इसको इतने में रखे रहना, समझे। म्यू नॉट बाई 4 पाई को एज इट इज बचा करके रखे रहना, सारे वैल्यू को पुट करो यहाँ पे। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10⁻⁷
7 मल्टीप्लाई बाई 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 3.14, 3.14, आई का वैल्यू कितना गिवन है, दिया है कुछ 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10 और डिवाइड बाई रेडियस का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो वो क्या बन जाएगा 2 मीटर, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। आ गया इतना समझ में, सारे वैल्यूज रख दिए, सॉल्व करके बताओ इसका फाइनल आंसर मेरे को कितना आया, कैलकुलेट करो स्पीड में, कैलकुलेट करो स्पीड में, कुछ नहीं कर सकते, कर लिए क्या, बता कितना लाई, -4, पीछे चलो इसका कैलकुलेट करके लिख लेना, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -4, हाँ